हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल साइंस टीवी में। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइट क्या होता है। तो लाइट सबको पता है कि अगर आप अगर आप एक अंधेरे कमरे में तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करते हो तो वैसे आपको दिखने लगता है। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे आंखों में देखने की क्षमता प्रोड्यूस होती है। कहने का मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन। अगर मैं कहूं कि लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of sight। ठीक है, अभी हमको समझ आ गया कि लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, लाइट से फिनोमिना रिलेटेड है, और वो फिनोमिना क्या होती है? वो फिनोमिना ऐसी होती है कि मान लो कि आपके पास एक पॉलिश सरफेस है, तो जैसे क्या होता है कि लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। इसी बाउंसिंग बैक फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम पहले इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन हमको पता लग गया है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट। मतलब लाइट आ रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद वापस चली जा रही है, इसी को रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। अब जो लाइट रे आती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो टकरा के वापस जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होता है कि जहां पे मीट करते हैं, जहां पे मतलब जिस पॉइंट पे मीट ऐसा लगता है हमको मीट हो रहा है, वहां पे हम एक ना परपेंडिकुलर खींच देते हैं, खुद से खींचते हैं। ये एक इमेजिनरी होता है, ये खुद से खींचते हैं हम। और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? जो जिस सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं, नॉर्मल। तो अब होता क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, किसके? रिफ्लेक्शन के। तो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन है क्या? तो बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक फिनोमिना। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो पहला लॉ बहुत बेसिक, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो, पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी एंड नॉर्मल, और जो नॉर्मल होगा लाई एट सेम प्लेन। अब प्लेन होता क्या एक्चुअली में? अच्छा, मतलब फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल। तो तीनों जो होते हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एक ही प्लेन पे लाई करने का मतलब क्या है? एक ही प्लेन पे लाई करने का मतलब वो एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन ऐसा होगा, ऐसा। ये इंसिडेंट रे गिरी, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। ठीक है, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मतलब? मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ आया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है। मतलब जहां पे टकरा रही है लाइट, वो भी उसको हम जहां पे टकरा रही है, टकरा के वापस जा रही है, तो इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अब ये भी दो टाइप की होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन कौन सी होती है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है दो टाइप की। एक होती है हमारी स्मूथ और एक होगी हमारी रफ। तो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी? स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों वो होगी जहां पे इरेगुलरिटी बहुत कम होगी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पर वहां पे इरेगुलरिटी बहुत कम होगी। स्मूथ सबको बताइए, टेबल की सरफेस स्मूथ है ना, स्मूथ मतलब है ना, तो वहां पे इरेगुलरिटी कम होती है। तो ऐसी सरफेस में जब क्या है, लाइट गिरती है, जैसे मान लो इंसिडेंट रे गिरी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी इंसिडेंट रे गिरेगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे इंसिडेंट रे गिरी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इससे होने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन।
और दूसरी टाइप की सरफेस होगी इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब रफ। रफ कैसे होता है, देखो ऐसे करके, ऐसे करके। अगर माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे देखा जाए रफ एक्चुअली में क्या है, मान लो एक टेबल की सरफेस स्मूथ है, उसके ऊपर तुमने क्या है छोटे छोटे मतलब रेत डाल दी, मान लो तो रेत मतलब हल्के छोटे छोटे कहीं मिट्टी के पार्टिकल डाल दिए तो रफ हो जाएगी सरफेस। तो ये रफ सरफेस है मान लो। इससे इस पे जब क्या है लाइट हिट करेगी, जैसे मान लो यहाँ पे हिट कर रही लाइट, तो कोई तो ऐसे चली जाएगी, और जो ये वैली में कोई ऐसे चली जाएगी, कोई ऐसे चली जाएगी, है ना। तो इरेगुलर सा पैटर्न बनेगा। इसको हम बोलते हैं, इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आ गया होगा समझ में, ठीक है। सरफेसेस कितनी टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो टाइप की, कौन कौन सी, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस। इससे होने स्मूथ से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रफ से होने वाला रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डन है, ऑल डन, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो स्मूथ सरफेस होती है, अगर मैं कहूं कि अगर मैं स्मूथ सरफेस को पॉलिश कर दूं, तो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस को हम एक मस्त सा नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं मिरर। स्मूथ पॉलिश सरफेस को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम मिरर। और मिरर तो सबने देख ही रखा है। मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर, एक है हमारा प्लेन मिरर, और दूसरा है कौन सा मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। दूसरा कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। अच्छा बच्चों, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर बेसिकली जो देखा होगा आपने, जनरली जो हम यूज करते हैं, जो मिरर जो मतलब देखने के लिए, वो मिरर जो होता है वो हमारा प्लेन मिरर होता है। उसमें क्या है, कोई कर्वेचर नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा प्लेन होगा ऐसे करके। मतलब जो ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा होता है वो हमारा प्लेन मिरर होता है। जबकि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, कुछ कर्वेचर होगी, या तो ऐसे होगा मिरर और या तो ऐसे। मतलब ये जो मैं ऐसे ये डॉट 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 कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है क्या कि ये पॉलिश्ड, इस साइड से पॉलिश्ड है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। इसमें क्या है, इस वाली सरफेस में इस साइड से पॉलिश्ड है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो इसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कौन सी मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। आ गया होगा समझ में। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा पहले देख लो, एक बार देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक फिनोमेना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमको इस तरीके से दिखाई देता है। टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है, प्रिंसिपल फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारे के सारे हम इसमें बढ़िया करके समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें ये वाला टॉपिक आ गया तो हम मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि मिरर क्या होता है, तो हमको पता है मिरर क्या होता है। मिरर एक स्मूथ पॉलिश सरफेस होती है। मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। मिरर दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। अच्छा प्लेन मिरर तो हमें पता ही है, प्लेन मिरर यानी कि जो ड्रेसिंग टेबल में यूज होता है, नॉर्मली जो देखने के लिए हम यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर कहां पर देखते हैं, स्फेरिकल मिरर रोड, जब आप रोड को क्रॉस मतलब हिली एरियाज में जाते हैं तो क्या है, टर्न में कुछ क्या है मिरर्स लगे होते हैं, वो मिरर जो होते हैं उनमें कुछ कर्वेचर दी जाती है, तो उन मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ऐसे मिरर जिनमें हम कर्वेचर दे दें उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। जैसे कि जो रियर व्यू मिरर होते हैं, चाहे वो बसेस में हो, स्कूटीज में हो, वो हमारे कैसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अब बेसिकली स्फेरिकल मिरर है क्या एक्चुअली में, तो स्फेरिकल मिरर हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लो एक क्या है, एक कांच का गोला है, और वो कांच के गोले का एक पोर्शन अगर मैं काट दूं ऐसे करके, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर मैं इसमें क्या है, मान लो कि इस साइड पेंट कर लूं, मतलब इसमें एक लेयरिंग कर दूं, मतलब सिल्वर की लेयर चढ़ा दूं, उसके बाद इसके पीछे पेंट कर दूं, तो फिर
तो फिर ये एक मिरर की तरह काम करेगा और इसमें पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां पर ये वाली जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो इनवर्ड है। जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है उस टाइप के मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर। और लेकिन अगर यही जो टुकड़ा हमने काटा है इससे, उस टुकड़े को मैं क्या है इस साइड से पेंट कर दूं और इधर से रिफ्लेक्ट होने दूं, मतलब इधर से लाइट को रिफ्लेक्ट होने दूं, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर क्या है? जहां पे क्या है, जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है उसको कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं। और जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। बहुत आसान है। अब बेसिकली क्या होता है, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे जैसे मान लो मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया, तो इसमें पहली टर्म आती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होता है कि हमने क्या है अब अगर मैं कहूं कि ये जो मिरर लिया था वो किसी क्या है, किसी स्पेयर से ही लिया था। एक स्पेरिकल ग्लास वो था हमारे पास, स्पेरिकल ग्लास था, उसको हमने काट दिया। काटने के बाद क्या है, हमको ये सरफेस मिली है। तो जिस इमेजिनरी ग्लास स्पेरिकल मिरर से ये लिया गया है, जिस इमेजिनरी स्पेरिकल मिरर से इसको लिया गया है, उसका जो सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वही इस वाले मिरर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं कहूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि जो ये वाला जो मिरर है, ये जिस स्पेयर का पार्ट था उसका जो सेंटर है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर मैं ये वाली जो, तो ये पहली सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आया हमको। अगर मैं क्या है ये वाली जो सरफेस है इसको क्या है, ये जो स्पेयर है हमारा स्पेरिकल मिरर है, इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जहां बिल्कुल ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा वहां पे जो पॉइंट आएगा उसे हम पोल बोलेंगे। उसको क्या कहेंगे हम? पोल। और अगर मैं पोल और कर्वेचर को मिला लूं, पोल और कर्वेचर को मिला लूं, तो यहां से ये एक लाइन बनती है, इसे बोलते हैं, यहां एक एक्सिस बनती है जिसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी टर्म हमने पढ़ी है। अगर मान लो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर था उसी को हमने क्या बोल दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही इसके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने, मान लो दो बराबर भागों में डिवाइड किया, तो जहां पे वो पॉइंट आया हमारा उस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। और पोल और कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल और कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब क्या होता है बच्चों, देखो अब होता क्या है कि अगर ना पैरेलल रेज आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है, बहुत दूर से रेज आ रही है, जब बहुत दूर से आती है ना रेज, वो पैरेलल आती है हमेशा। तो मान लो पैरेलल रेज आ रही है, लाइट की पैरेलल रेज आ रही है, तो वो क्या होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव मिरर की, कि वो जब क्या है रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी रेज जो होती है वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसे हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसको एफ से डिनोट करते हैं। आगे के समझ में देखो, कॉनकेव मिरर में सारी जो पैरेलल रेज आती हैं, जब वो टकराती है, टकराने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि जो ये हमारा ये वाला मिरर है, वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें लाइट टकराने के बाद एक ही जगह पे कन्वर्ज हो रही है, तो कॉनकेव मिरर का एक और नाम लिख लेते हैं हम। कॉनकेव मिरर को एक और नाम दे देते हैं और इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइट क्या है, टकराने के बाद एक जगह एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। समझ आया क्या ये? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब क्या पढ़ेंगे अब हम थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि देखो, मान लो कि क्या है, वो जो हमको कट पीस मिला था उसमें से हमने क्या किया, इस साइड पेंट कर दिया, इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इधर पेंट हो गया और रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर से। तो इसमें ये देखा गया है कि जब भी लाइट टकराती है, मतलब पैरेलल रेज आती है, वो पैरेलल रेज टकराने के बाद डाइवर्ट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। तो इस मिरर को कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। कौन सा मिरर बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। ठीक है, अब डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे तो अब हम क्या करते हैं, देखो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती है ना, उसके इमेजिनरी मिलाते हैं हम आगे।
तो उसके इमेजिनरी एक ही पॉइंट में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस देखो मिरर के पीछे है, और क्या है, जो कॉनकेव है उसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो मिरर के आगे है। समझ आया कि कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हमने? पहली टर्म पढ़ी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी मिरर, कोई जो हमारे पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, वो जिसका पार्ट था, जिसका क्या था, जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट था, उसका जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पोल क्या होता है? ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है उसका बिल्कुल अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो जहां पे वो पॉइंट, जहां पे वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही होगी वहां पे एक पॉइंट आएगा जिसे हम बोलेंगे पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम मिलाएंगे तो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, और उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कॉनकेव के लिए अलग होता है प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स के लिए अलग। कॉनकेव के लिए क्या होता है? जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे कन्वर्ज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। किसका? कॉनकेव का। कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस होता है कि जो डाइवर्टेड रेज हैं उनका इमेजिनरी जहां में मीट करता है, उनका इमेजिनरी जहां पर एक जगह पे मीट करता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस पीछे है इसके, और ये क्या है? इसमें क्या है? आगे है। तो अब क्या होता है कि जब हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें क्या है, हम फोकस, जो फोकल लेंथ है उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। तो देखो इसका जो फोकस होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि पोल के आगे होता है। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि पोल के पीछे होता है। अब इसका रीजन जब हम मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे वहां पर सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमको समझ आ गया। अब देखो भाई, तो ये चीजें समझ आ गई हमको, है ना? अब देखो, मतलब कुछ चीजें पता लगी। क्या पता लगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लगा, और क्या पता लगा? फोकस, प्रिंसिपल फोकस पता लग गया, और क्या पता लगा? पोल पता लग गया, और क्या पता लगा? प्रिंसिपल एक्सिस पता लगी। तो देखो, पोल से और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। और फोकस से और पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमको, और एक रिलेशन होता है। देखो, ये जो हम ये मानते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वो ना इस लेंथ का डबल होता है। मान लो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो ये इधर से इधर तक कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा टू टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। तो अगर मान लो आपको क्या है, फोकल लेंथ दे रखी है किसी की, कितनी? 20 दे रखी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। आसान है नहीं? तो ये सारी टर्म्स हमने पढ़ ली। अब इस टर्म के, इन टर्म की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ये आपने पॉज करके नोट करना है। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर और ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिसका पार्ट था उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर है पोल, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। जो स्पेरिकल मिरर होगा उसका सेंटर, मतलब जो बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइडेड, उसका जो सेंटर होगा उसको हम पोल बोलेंगे। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अपर्चर। अच्छा, अपर्चर बताना भूल गया। अपर्चर क्या होता है? देखो, ये जो पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, ये पूरी रिफ्लेक्ट कर रही है ना, इस पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो ये आपने नोट कर देनी है इनकी डेफिनेशन। साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, और इसको हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v, u और f क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बच्चों, u जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डिस्टेंस, f रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ। अब ये टर्म्स क्या होती हैं? मान लो हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ये हमारा पोल है, इधर फोकस होता है और इधर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होगी उसे u से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मान लो ये इमेज यहां बनी, तो इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी।
इमेज की पोल से डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस u। ऐसे ही फोकस की पोल से डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो अब हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से साइन लिए जाएंगे। देखो सबसे पहले ये समझना है कि जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड लिया जाएगा। तो देखो हम पोल, ये पोल पॉइंट है, ये पोल पॉइंट है, इससे इस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव और इससे इधर डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होंगी। मतलब पोल को हम ये मानेंगे कि जैसे कि नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में ये 0, तो 0 के इस साइड नेगेटिव और इधर साइड जितने भी डिस्टेंसेस है पॉजिटिव। अब अगर मैं देखूं तो एक क्या है, मान लो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में भी ऐसा ही होता है कि अगर ये 0 तो 0 के ऊपर साइड क्या है, ऊपर जो भी डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो आपको याद रखना है पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल के ऊपर डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नीचे डिस्टेंसेस नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होता है। अब देखो जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर उसका फोकस होता है लेफ्ट साइड, तो उसका फोकस हो जाएगा नेगेटिव। कॉन्वेक्स जो होता है उसका फोकस होता है राइट साइड में, ठीक है, तो इसका फोकस हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको ये याद रखना है कॉनकेव का फोकस, कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा नेगेटिव। और कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स का क्या होगा बच्चों बताओ तो, कॉन्वेक्स का क्या होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। और u हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे तो u ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव। ये याद रखना है u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो हमेशा नेगेटिव। ये है हमारा साइन कन्वेंशन। अब हम इसको समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। मान लो हमारे पास इस तरीके का न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 10 मीटर, फाइंड द इमेज लोकेशन। इमेज की लोकेशन निकालनी है। तो देखो कॉनकेव, सबसे पहले ये देखते हैं मिरर, जो भी हमारा न्यूमेरिकल आएगा कि उसमें क्या है, उसमें कौन सा मिरर है, तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया वो कितने मीटर, 30 मीटर दूर प्लेस किया गया। तो u तो हमने अभी पढ़ा, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, तो u हमेशा नेगेटिव, तो u कितना हो जाएगा -30। कह रहा फोकल लेंथ 10। हमने पढ़ लिया है कि कॉनकेव का फोकल लेंथ इस साइड होता है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू 10 मीटर है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो -10 हो जाएगा। अब मिरर फॉर्मूला देखेंगे, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v बताओ कि v तो निकालना है हमको, प्लस 1/u कितना है -30 इज इक्वल टू 1/f -10। तो ये जाएगा 1/v प्लस माइनस का -1/30 इज इक्वल टू 1/10 माइनस का। अब ये नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/10 प्लस 1/30। 10 और 30 कैल्सियम ले लो, 30 होगा 3 से इंटू ऊपर 3 से, तो कितना हो गया ये 1/v इज इक्वल टू -3 प्लस 1/30, प्लस माइनस का माइनस, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, माइनस का 2/30। पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो v कितना आ जाएगा 30/2 माइनस का, तो ये जाएगा 50, तो v आ गया -50, यानी कि हमारी इमेज लोकेशन आ गई है। तो इमेज लोकेशन क्या आई है, देखो इमेज लोकेशन ये आई है कि ये लेफ्ट साइड में, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगा समझ में, नेगेटिव ये सब। तो v का मतलब v है क्या, v है लोकेशन हमारी इमेज की। अब क्या होती है, ये मिरर फॉर्मूला हमको समझ आ गया, साइन कन्वेंशन समझ आ गया। अब हमें नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज निकालनी है, नेचर एंड साइज। तो नेचर और साइज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो चलो इसमें निकाल लेते हैं, तो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, तो v है -15 और u कितना है 30, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू जाएगा -v कितना है माइनस का 20 है, माइनस का 15 सॉरी, माइनस का 15, ठीक है, और u कितना है -30, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, m इज इक्वल टू प्लस 15 अपॉन में -30, 15 1 15 52 जब, तो m इज इक्वल टू आ गया -1/2 हो गया 0.5। तो अब आपने देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला समझ आ गया। अब देखो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ द इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा बच्चों, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है बच्चों। तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि ये
इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। अब 0.5, अब देखो 0.5, अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना मैग्निफिकेशन की, अगर ये 1 के बराबर आ रही है तो ये क्या है, सेम साइज होगा, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज क्या होगा, इमेज का होगा। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर आती है, 1 से बड़ी आती है, तो लार्जर साइज होगा, इमेज का लार्जर साइज होगा। अगर मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 आती है तो ये स्मॉलर साइज होगा। क्या होगा, स्मॉलर साइज। तो यहां पर क्या है, 1 से छोटा है देखो मैग्निफिकेशन, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो नेचर आ गया, और ये हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी क्या है इमेज है वो क्या आएगी, स्मॉलर आएगी। कैसी आएगी, स्मॉलर। रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो रिफ्रैक्शन होता है कि जब भी क्या होता है, हमारा कोई एक मीडियम होता है, जैसे मान लो एयर है और ये हमारा ग्लास है, तो लाइट जब एयर से और ग्लास में जाएगी तो अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है। ये पता कैसे लगता है कि डेविएशन हो रहा है, लाइट को निकलना सीधा चाहिए था, क्योंकि लाइट का जो पाथ होता है वो जो मूव करती है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, यानी यहाँ पे मीडियम एयर है, इस इधर की क्या हो गया, ग्लास हो गया, तो वैसे ही क्या वो अपने जो स्ट्रेट पाथ है उससे डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो बच्चों जो ये जो रे होती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये जो रे होती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो डेविएट होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो फिर हम क्या करते हैं, जहां पे ये जो प्लेन होता है, जो मीडियम का जो इंटरफेस होता है, वहां पे हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये खुद से खींचते हैं, हमें इमेजिनरी होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिफ्रैक्शन है ये होता क्यों है। ये बच्चों इस वजह से होता है क्योंकि जो लाइट जो होती है वो एयर मीडियम है उसमें किसी अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, जबकि ग्लास में अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। ये स्पीड के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो लाइट होती है वो अलग पाथ लेती है। मतलब मान लो लाइट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करना है, तो उसको एक ही टाइम पे पहुंचना होता है। तो एक ही टाइम पे पहुंचने के लिए जो हमारा डेंसर मीडियम होता है, मतलब जो ये ग्लास वाला मीडियम है, इस पे स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है और उसकी वजह से ये शॉर्टकट मारती है। तो शॉर्टकट मारने की वजह से क्या है, ये दूसरा पाथ फॉलो करती है जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से बेंडिंग होती है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो अगर मैं कहूं रिफ्रैक्शन क्या है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर मैं इसको कॉज की बात करूं तो कॉज इसलिए होता है, कॉज क्या होता है, क्योंकि जो दो अलग अलग मीडियम होते हैं वहां पे लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। अब देखो भाई, यहाँ पे मीडियम, अगर बात हो रही है मीडियम की, तो जो हमारा एयर होगा वो रेयर एंड मीडियम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रेयर एंड मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम। तो देखो बच्चों, जब भी क्या है लाइट रेयरर से और डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, टुवर्ड द नॉर्मल। अगर मान लो एयर से ग्लास में जा रही है, और हो सकता है कि कहीं कभी ग्लास से एयर में भी जा रही हो, ये ग्लास है मान लो, इससे एयर में एंटर कर रही हो, तो उस समय क्या है, ये क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। बेंडिंग भी क्या है, बेंडिंग के भी रूल है, जब क्या है एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या है टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, कौन, रिफ्रैक्टेड रे। और जब क्या है डेंसर टू रेयरर जाएगी, मतलब ग्लास से एयर में जाएगी, तो फिर क्या है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये कुछ बेंडिंग के रूल थे, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, अगर मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो ये एयर है, ग्लास है, एयर से ग्लास में गई तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई है, इसको जाना ऐसे चाहिए था। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों बात आती है कि लॉ क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के। इसका जो पहला लॉ होता है वो ये होता है, पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे लाई करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये इंसिडेंट रे था, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है, ये नॉर्मल है। ये तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। किस पे लाई करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। मतलब समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। देखो जो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, उसका अगर मैं साइन वैल्यू निकाल लूं, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उसका जो साइन वैल्यू निकाल लूं, तो ये साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम,
किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा बच्चों वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब एयर ग्लास के लिए साइन आई साइन आर का रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है, चाहे आप आई और आर की कंडीशन चेंज कर दो, चाहे आप इंसिडेंस एंगल को चेंज करो, उस हिसाब से आर भी चेंज होगा और उसका जो रेशियो रहेगा साइन की वैल्यूज का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं और पेपर में पूछता भी है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। बहुत ही आसान है ये, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमको ये पता लग गया है, हमको ये पता लग गया है, क्या पता लगा है, हमको ये पता लगा है कि पहला लॉ पता लगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या होंगे, तीनों एक ही लाई पे, ऑल लाई इन वन प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा क्या है, स्नेल का लॉ है, वो क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट होता है। अब कॉन्स्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वही हमको बताता है कि बेंडिंग कितनी हुई है, किस एक्सटेंट में हुई है, कम हुई है बेंडिंग, ज्यादा हुई है, ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लो सेकंड मीडियम हमारा फर्स्ट है, मतलब एयर है, ये ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो या तो इसका ये फॉर्मूला होगा एंगल्स के फॉर्म में, और ये लाइट की स्पीड के फॉर्म में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ, मतलब वेलोसिटी या स्पीड लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ आया क्या, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि जब रिफ्रैक्शन प्रोसेस में कितनी बेंडिंग हुई है, कितनी एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग हुई है लाइट की। और वो अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, अगर साइन वाले उसमें प्रॉब्लम आ रही, आई और आर नहीं है, तो हम स्पीड से भी निकाल सकते हैं, स्पीड के रेशियो से। मतलब क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं हम, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्यों, क्योंकि ग्लास में बेंडिंग हो रही है बच्चों, ग्लास में बेंडिंग हो रही है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर से लाइट आ रही है, तो इसमें फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये क्या है, ऐसा ये हमारा रिफ्रैक्शन था, इसके कॉजेज थे, और क्या है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हल्का सा होता। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो क्लास 10th। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। मींस हम कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और इसमें क्या है, कौन कौन से केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, और रूल्स क्या होते हैं, वो सारा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। अगर आपको कोई ऐसा लेंस दिखाई दे जिसमें क्या है, दो ग्लास सरफेसेस जिनको ऐसे इस तरीके से कंबाइन किया गया और इस तरीके का शेप हो, जिसमें क्या है, जो हमारा लेंस है वो सेंटर से थिक लग रहा हो, सेंटर से थिकनेस ज्यादा हो और एजेस से थिकनेस कम हो, तो ऐसे लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अच्छा, इसके आपको दूसरा लेंस क्या होता है, दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो कि क्या है, सेंटर से थिन हो, सेंटर से पतला हो और एजेस से थिकर हो, ऐसे लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो हम यहां पे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए पहले ये जान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कहते क्या है। देखो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी क्या है, पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से, तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है और उस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। तो सारी की सारी लाइट जो भी आएगी, पैरेलली जो आएगी इन्फिनिटी से, वो एक जगह पे कन्वर्ज होगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं बच्चों, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जब हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे तो उसमें ये वाला जो पॉइंट होता है, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इस साइड F1 लिखा जाता है, मतलब इस वाली सरफेस का जो फोकस होगा वो F1 इस साइड होगा। F1 की डबल जो डिस्टेंस होती है वो हमारी 2F1 होती है, और इस वाली सरफेस का जो फोकस होगा वो इस साइड होगा, जो कि होगा F2, ठीक है। और इसकी डबल जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2F2। यानी फोकस दोनों साइड होता है, और क्या है, फोकस की जो डबल डिस्टेंस होती है वो 2F1, इस साइड 2F2 होती है। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल को डिस्कस करते हैं। बच्चों इसके 3 रूल होते हैं। क्या? पहला रूल आपको समझना होगा, जैसे क्या है हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमको उसके रूल्स पता होने चाहिए। ऐसे अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस से, तो आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। देखो, तो क्या है, पहला रूल ये है कि अगर मान लो कि आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो और जो रेज, कोई रे भेज रहे हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी बच्चों, वो रिफ्रैक्टेड रे कहां से होके जाएगी? फोकस से होके, फोकस से पास हो जाएगी। यानी अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पासेस फ्रॉम फोकस, वो फोकस से पास होगी। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है बच्चों? अपोजिट बिल्कुल, कि अगर मान लो कि आप इंसिडेंट रे को फोकस से पास करवाते हो, अगर इंसिडेंट रे को फोकस से पास कराते हो तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी। पहले रूल में क्या था? इंसिडेंट रे पैरेलल थी तो वो फोकस से गई। अब यहां पे आपने क्या है, इंसिडेंट रे को फोकस से भेजा तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। 2 रूल्स हो गए। तीसरा रूल बच्चों, तीसरे रूल में क्या है कि अगर मान लो कि आप कोई एक रे को ऐसे इंसिडेंट करवाते हो, कहां पे? ऑप्टिकल सेंटर पे। इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बच्चों। ये वाला जो पॉइंट होता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों। तो ऑप्टिकल सेंटर पे आप क्या है, कोई रे स्ट्राइक करवाते हैं तो वो रे बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी आगे। 3 रूल ये हो गए, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। आपको समझ आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। अब हम इन रूल्स का यूज करेंगे और इन रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट से समराइज कर लेते हैं रूल्स को। अगर आपने इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी तो वो रिफ्रैक्टेड होके फोकस से पास होगी। और अगर इंसिडेंट रे, रूल नंबर सेकंड, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करवाई है आपने तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, अगर ऑप्टिकल सेंटर में कोई रे आप स्ट्राइक करवा रहे हो तो बिना डेविएट हुए वो सीधी क्या है, ट्रैवल कर जाएगी। ये 3 रूल्स का हम यूज करेंगे बच्चों और क्या है, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन का केस फर्स्ट क्या है? यहां पर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे तभी हमको दिखाई देता है बच्चों जब वो बहुत ही बड़ा साइज का हो। यानी कि अगर मान लो मेरे को क्या है, वहां सामने देखना है, कोई पहाड़ है सामने, वो पहाड़ में मेरे को वही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जो बहुत बड़ा होगा, जिसका साइज है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे छोटे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। तो मान लो कि क्या है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इसका साइज बहुत बड़ा होगा। तो इससे भी 2 रेज भेजेंगे हम। एक रे भेजेंगे क्या, ऐसे करके, दूसरी रे भेज देते हैं ऐसे करके, दोनों पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, जब हम पैरेलल भेजते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से होके जाएगी? फोकस से। और जब ये भी दूसरी रे भी हमने पैरेलल भेजी तो वो भी कहां से होके जाएगी? फोकस से। जब भी 2 रिफ्रैक्टेड रे बच्चों कट करती है वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है, तो यहां इमेज बन जाएगी हमारी। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी बच्चों? कहां पे बन रही है इमेज? इमेज बनेगी एट F2 पे बनेगी। और नेचर कैसा होगा? जब रेज एक्चुअली में कट कर रही होती है तो नेचर जो होता है इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड होता है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। जबकि साइज यहां पर दिख रहा है पॉइंट साइज, आपको पॉइंट बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा। ये हमारा केस 1। अब क्या करते हैं, देखो पहले हम इंफिनिटी पे रखते हैं, फिर अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, 2F1 के पीछे लेके आएंगे बच्चों। मतलब अब क्या होगा, केस सेकंड जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहां पर जब ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो एक रे भेजेंगे सीधी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो होके जाएगी कहां से? फोकस से। और दूसरी रे कहां से भेज देंगे? दूसरी रे मान लो आपने फोकस से भेजी, तो जैसे फोकस से भेजोगे तो वो क्या है, रिफ्रैक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके वो पैरेलल हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके बच्चों वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाली जो रे है यहां पे कहीं कट करेगी तो हमारा क्या है, तो इधर इमेज बन जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट क्या है 2F1 के पीछे है तो इमेज कहां बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में बनती है बच्चों। इमेज कहां बनेगी? बिटवीन F2 एंड 2F2। ऐसे अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, नेचर क्योंकि एक्चुअली में रेज कट कर रही है तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है।
और साइज अगर हम क्या है पूरे स्केल्स का यूज करें और साइज अगर हम देखें तो साइज क्या है, इस ऑब्जेक्ट से छोटा साइज आता है बच्चों, हल्का सा छोटा साइज, तो ये स्मॉलर साइज होगा बच्चों। कैसा साइज होगा? स्मॉलर साइज होगा। नेक्स्ट केस थर्ड। अब क्या है देखो, पहले केस जो होता है उसमें इंफिनिटी पे होता है, दूसरे केस में क्या होता है 2f1 के पीछे होता है, और तीसरे केस में 2f1 के ऊपर हो जाएगा बच्चों। तो जब ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो एक रे हम सीधी भेजेंगे जो कि कहां से होते हुए जाएगी, जब हम पैरेलल भेजते हैं रे को, इंसिडेंट रे को, तो कहां से होके जाती है? फोकस से। और अगर मैं क्या है एक रे को कहां से भेज दूं? ऑप्टिकल सेंटर से भेज दूं, तो वो क्या है सीधा ट्रेवल करते हुए जाएगी, और सीधा ट्रेवल करते हुए यहां कहीं कट कर जाएगी। तो मतलब इमेज बिल्कुल किसके नीचे बन जाएगी? इमेज बनेगी 2f2 के नीचे। किसके नीचे बनेगी? 2f2 में बनेगी। तो इमेज कहां बन रही है बच्चों? एट 2f2 में बन रही है। नेचर कैसा होगा? एक्चुअली में रेस कट कर रही है तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा? तो अगर एक्चुअली में स्केल्स का यूज करेंगे आप तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, तो सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज इमेज का भी होगा। तो अब आते हैं फोर्थ केस में। तो बच्चों फोर्थ केस में क्या होता है? फोर्थ केस में क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रख लेते हैं ऐसे करके। तो एक रे भेज देते हैं हम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होगी। और अगर हम क्या है, अगर हम एक रे भेज रहे हैं कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज बन जाएगी, तो इमेज बन जाएगी तो इमेज बनेगी बच्चों 2f2 के पीछे। तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड 2f2 के पीछे बनेगी। और नेचर कैसा होता है? एक्चुअली में रेज कट कर रही है तो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है बच्चों। नेचर कैसा हो जाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो होता है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहां रख लेंगे? f1 के ऊपर रख लेंगे बच्चों। किसके ऊपर? f1 के ऊपर रख लेंगे। ऐसे में क्या होगा? एक रे को भेज देंगे ऐसे बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास होगी f2 से, और दूसरी रे क्या है ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो ये ऐसे पास होगी, और ये दोनों जो रेज होंगी वो क्या है वो पैरेलल हो जाएगी। तो अब जब पैरेलल हो जाती रेज तो हम ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो रे इंफिनिटी पे मिलती है। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। तो जब इंफिनिटी पे बनेगी तो नेचर कैसा होगा? हम ये अज्यूम करते हैं कि वो मिलती है, तो नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो होता है वो होता है वेरी लार्ज, मैग्नीफाइड साइज, बहुत बड़ी साइज की इमेज बनती है इंफिनिटी पे। यह है फिफ्थ केस। और अब आता है इसका लास्ट केस। लास्ट केस में क्या होता है कि अब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन, किसके बीच में? f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑप्टिकल सेंटर होता है यहां पर, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे यहां। ऑब्जेक्ट जब यहां पर रखेंगे तो एक रे सीधी भेजेंगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होके रे जाएगी। और दूसरी क्या है, जब प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये रेज ऐसे जाएगी। ये रेज ऐसे डाइवर्ट होते हुए जाती है, तो हम क्या करते हैं इसका इमेजिनरी हम पीछे मिला देते हैं। तो जब इमेजिनरी इसका पीछे मिलता है तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस बन जाता है, मतलब इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है, तो हम लिखते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। और क्या है नेचर क्या होता है, क्योंकि यहां पे क्या है इमेजिनरी रेस कट कर रही है बच्चों, और जब भी इमेजिनरी रेस कट करती हैं तो जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज लार्जर, आपको दिख रहा है साइज क्या है? बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये लार्जर साइज। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखें तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, यानी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतनी ज्यादा पावर होगी। अब लेंसेज हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स, दूसरा होता है डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस। अब अगर वैसे हम एनालिटिकली देखें तो पावर ऑफ लेंस होता है कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कितनी ज्यादा कन्वर्जेंस हो रही है या कितनी ज्यादा डाइवर्जेंस हो रही है, उसी को हम पावर बोलते हैं।
और न्यूमेरिकली उसको 1/f से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, और इन दो लेंसेज को अगर मैं कंपेयर करूं तो इस वाले लेंस में जो कन्वर्जेंस है वो थोड़ा दूर है, जबकि इस वाले में कन्वर्जेंस नजदीक है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस किसकी ज्यादा हुई? तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इस वाले लेंस की ज्यादा हुई। इसका मतलब इन दोनों में पावर किसकी ज्यादा है? पावर इसकी ज्यादा है। अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है बच्चों। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होगी? आपको पता है फोकल लेंथ जो होती है वो किस में होती है? मीटर में। तो 1/मीटर इसकी फोकल लेंथ होगी। इसको ऊपर लेके गए तो मीटर इनवर्स इसकी एसआई यूनिट होती है। मीटर इनवर्स को हम डायोप्टर भी बोलते हैं बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, देखो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें पता है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसकी पावर भी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। तो अगर कहीं पर भी आपको पावर पॉजिटिव दी हुई है, इसका मतलब वो लेंस कौन सा है? इसका मतलब वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन हमें पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों? तो पावर उसका नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हमको किसी भी लेंस की पावर नेगेटिव दी हुई है तो इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस होगा। आइए इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। अब इसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों? जैसे लिखा हुआ है अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड टाइप ऑफ लेंस? कि कौन सा टाइप लेंस है और पावर क्या है? तो देखो पावर इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/f। तो यहां जो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है -25 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे? डिवाइड बाई 100 कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पावर में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में लिखी जाती है बच्चों। तो ये ऊपर चला जाएगा तो पावर इज इक्वल टू 1 × 100 डिवाइड बाई माइनस का 25 से 100 4 जा हो जाता है, तो पावर इज इक्वल टू -4 डायोप्टर आ गया बच्चों। आपको पता है नेगेटिव पावर किसका होता है? तो नेगेटिव पावर होता है कॉनकेव लेंस का। अभी हमने डिस्कस किया। तो इसका मतलब लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है, और पावर हो गया -4। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि पावर ऑफ लेंस आपको +2.5D दिया और फोकल लेंथ पूछ लिया आपको। तो देखो बच्चों पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो पावर 2.5D दिया हुआ है प्लस का, तो 1/f। f को इधर लेके जाओ, 2.5 को इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा कितना? f इज इक्वल टू 1/2.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 10 और 25 किसकी टेबल से जाता है? तो 5 की। तो 5 2 जार 5 5 जार, यानी कि f इज इक्वल टू जाएगा 0.4, और फोकल लेंथ किस में आती है? मीटर में। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमको सेंटीमीटर में भी फोकल लेंथ देती है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों फोकल लेंथ। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जो कि क्या है? इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज 50 सेंटीमीटर दूर बना रहा है फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज। इमेज सेम साइज का है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ है, और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि मैग्निफिकेशन -1 है बच्चों। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन होता है लेंस के केस में v/u। तो -1 इज इक्वल टू, हमको ना इमेज दे दी है नीडल की, इमेज कितना दूर बन रहा है किसी लेंस में, वो कितना? 50 सेंटीमीटर। तो v अपॉन में सॉरी v का वैल्यू है 50, u उधर है, u उधर चला गया, तो माइनस का u 50 आ गया, यानी u कितना आया बच्चों? -50। तो u, हाँ अगर हमने u निकाला क्यों? क्योंकि पावर अगर हमें चाहिए तो उसके लिए फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। तो अब लेंस फॉर्मूला यूज करो। लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू 50 है, और क्या है? u की वैल्यू -50 है, तो ये तो माइनस का पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस का, तो इज इक्वल टू 1/f। तो ये कितना हो गया? 1 + 1 2/50 इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चों लेकिन ये सेंटीमीटर में है वैल्यूज, तो अगर मैं f देखूं तो f कितना जाएगा? 50/2, यानी कि 25 सेंटीमीटर बच्चों। f आ गया 25। अब ये कह रहा है कि बताओ कि पावर ऑफ लेंस कितना? तो पावर का फॉर्मूला आपको पता चल ही गया है। पावर इज इक्वल टू जाएगा 1/25 सेंटीमीटर। रखो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। 100 को ऊपर लेके आओ बच्चों, तो 100/25 कितना हो गया? 25 4 p इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। अब क्योंकि ये क्या है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो पावर
तो बच्चों लेंस फॉर्मूले में कुछ हेलो क्लास 10। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ। यानी मान लो कि हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया और ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, u, और इमेज बनी इसकी यहां, है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज तक की डिस्टेंस को v कहते हैं। मान लो ये फोकल लेंथ है, ये फोकस पॉइंट है, तो ये हो जाएगी क्या हमारी फोकल लेंथ, है ना। तो जब भी आपको क्या है मतलब न्यूमेरिकल आएगा हमारा लेंस फॉर्मूला में, तो आपको जब भी क्या है ये पूछा जाएगा कि लोकेशन निकालो, तो उसके लिए आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। लेकिन इसमें जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो मैग्निफिकेशन भी हमको हर उसमें निकालना होगा, उसका फॉर्मूला होता है v/u, या फिर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसको यूज करते हैं, इसको समझते हैं न्यूमेरिकल से। मान लो न्यूमेरिकल आपको ऐसे दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, कितना दूर प्लेस किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 50 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव लेंस होता है ना बच्चों, कॉनकेव जो होगा, कॉनकेव उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स की क्या होगी बच्चों, कॉन्वेक्स की। मिरर में भी बताया था आप लोगों को, अगर आपने मिरर फॉर्मूले पे वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, है ना। तो ये पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का होगा पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव का होगा नेगेटिव फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ दी हुई हमको 20, तो 20 सेंटीमीटर हम नेगेटिव का ले लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड जो भी डायरेक्शन में हम क्या है वैल्यूज लेंगे और नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। तो यानी कि ऑब्जेक्ट अगर वहां रखा गया है, हमेशा वहां रखेंगे तो यू हमेशा क्या होगा, यू ऑलवेज नेगेटिव, और यू कितना है यहाँ पे 50, तो ये माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों अगर ये कह रहा है कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, अगर पोजीशन निकालना है तो उसके लिए आपको 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f ये यूज करना होगा। तो 1/v माइनस 1/u कितना है, माइनस का 50 इज इक्वल टू 1/f कितना है, माइनस का 20, तो माइनस माइनस का प्लस, तो 1/v प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/20, माइनस का प्लस है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब 20 और 50 का एलसीएम कितना होता है 100, तो इसको 100 बनाना है तो 5 से इंटू ऊपर 5 से, इसको 100 बनाना है तो 2 से ऊपर 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 2/100। तो v कितना है बच्चों, तो ये आ गया, काउंट निकालो तो 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हुआ 3/100। उल्टा कर दो इसको, v इज इक्वल टू 100/3, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 33.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v कितना आएगा 33. ये नेगेटिव था, नेगेटिव सॉरी माइनस माइनस का तो प्लस हो गया ये भी नेगेटिव था ना, तो सॉरी -7/100 हुआ। तो -7/100 का मतलब उल्टा कर देंगे तो 100/-7, तो 100 को डिवाइड करो जरा, 7 1 जा 7, ठीक है, 2 0 7 2 जा 14, 6 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, और 12.8 समथिंग आ जाएगा, माइनस का 12.8 सेंटीमीटर इतना समथिंग। तो ये हमारी लोकेशन आ गई। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि इमेज इधर बनेगी, इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, और कितना 12.8 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर। ऐसे क्या है, अगर मेरे को नेचर निकालना है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन होता है v/u, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बच्चों कितना है v, देखो तो v कितना रहा है v कितना है हमारा, ये 12.8 ना, इसको लिख लो, v को लिख लो 100/-7, पॉइंट में क्या लिखना, और u कितना है -50, ये ऊपर चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 7 इंटू 50, 52 जा, तो m इज इक्वल टू आ गया 2/7। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है बच्चों,
मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो जाएगी। कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 2/7 यानी इसकी वैल्यू 0 से कम आएगी, तो मैग्निफिकेशन जब भी 0 से कम होगा तो स्मॉलर साइज होगा। इमेज का कैसा साइज होगा? स्मॉलर। तो यहाँ पे हमने नेचर भी निकाल दिया, वर्चुअल इरेक्ट साइज क्या है? स्मॉलर होगा, और पोजीशन निकाली है यानी कि v निकाल दिया कितना? 100/7 माइनस का। तो ऐसे बच्चों क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई करना है। देखो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो पॉजिटिव फोकस होगा उसका। क्या होगा? पॉजिटिव फोकस। ठीक है। और फ्रॉम अ वॉल हाउ फार इज द, मतलब क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इतना है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल से 12 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया है। हाउ फार लेंस शुड बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इज रियल इमेज। तो रियल इमेज निकालनी है बच्चों को कि रियल इमेज बननी चाहिए। हेलो क्लास 10, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी क्या है, कोई भी लेंस होगा तो उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, वो u होगी। और अगर मान लो कहीं यहाँ इधर कहीं इमेज बन रही है तो उसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से उसको v बोलते हैं, और जो उसकी फोकल लेंथ होगी उसको f बोलेंगे। ठीक है। अब साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए आपको। साइन कन्वेंशन क्या? कि हम जो भी टर्म यूज करेंगे वो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव। तो देखो, ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी, और ऑप्टिकल सेंटर से इस वाले क्या है डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्टेंसेस ली जाएंगी। ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस ली जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। तो देखो, अब लेंस फॉर्मूला होता क्या है? लेंस फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक और टर्म यूज होती है यहाँ पे मैग्निफिकेशन, और उसका फॉर्मूला होता है m/u। मैग्निफिकेशन से हम क्या है, नेचर और साइज निकालते हैं इमेज का। इसका एक और फॉर्मूला होता है hi/ho, जहां पे hi का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या है, ho का मतलब हाइट, सॉरी hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। और ये क्या हो जाता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट। उसका रेशियो भी मैग्निफिकेशन हमको बता देता है। तो आपको समझ आया होगा। देखो, आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और अगर कॉनकेव है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं लेंस के, लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा लेफ्ट साइड। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव। तो ये भी याद रखना है आपने, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। तो आइए इसको समझ लेते हैं हम किससे, एक न्यूमेरिकल से। ये कह रहा है कि कौन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूर क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो u 50 हो गया बच्चों, और u क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लेंगे u को। ठीक है। अब यहाँ फोकल लेंथ दी हुई है, देखो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? नेचर पोजीशन। तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे बच्चों? पोजीशन के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है देखो, तो माइनस का 50 इज इक्वल टू 1/f माइनस का 20, माइनस माइनस का ये तो प्लस हो गया। तो अब क्या है, 1/v इज इक्वल टू, इससे दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 50 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 50 और 20 का एलसीएम बताओ कितना होता है? तो 50 और 20 का एलसीएम होता है 100। तो इसको 100 बनाना है तो 5 से इंटू करेंगे, ऊपर भी 5 से। ठीक है। इसको 100 बनाना है 2 से, ऊपर 2 से। तो ये आ गया -5 माइनस 2 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1/v। माइनस माइनस का प्लस हो गया बच्चों, है। तो ये हो जाएगा कितना? समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7/100। उल्टा कर दो इसको, v इज इक्वल टू 100/7 माइनस का, डिवाइड करेंगे तो 12.8 समथिंग आएगा माइनस। तो ये लोकेशन आ गई इसकी। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज भी इसी डायरेक्शन बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर के इस डायरेक्शन में। कितनी डिस्टेंस दूर? 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर मेरे को ये तो आ गई पोजीशन। अब मुझे क्या करना है? नेचर और क्या निकालना है?
साइज निकालना, तो उसके लिए बच्चों मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v, बताओ कितना है, -100/7, और u कितना है, u है माइनस का 50, माइनस से माइनस चला गया, इसको ऊपर लेके आओ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू जाएगा 100/7 इंटू 50, 50 दूनी 100, तो मैग्निफिकेशन आया प्लस का 2/7। प्लस मैग्निफिकेशन बच्चों याद रखना, प्लस जब भी आएगा तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 2/7 मतलब 0 से कम आ रही है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो स्मॉलर साइज बनता है। जब 1 आता है, अगर मान लो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ गया तो लार्जर साइज की इमेज बनेगी। ऐसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी, तो आपको पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव लेते हैं नहीं, तो कॉन्वेक्स लेंस तो प्लस का 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो गया। कह रहा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। कॉन्वेक्स लेंस को एक वॉल से कितना दूर प्लेस किया गया है, कितना दूर प्लेस किया गया है, इसको कितना दूर, 12 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ फार लेंस शुड बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट, तो मतलब ऑब्जेक्ट को कितना दूर प्लेस किया जाए, ऑब्जेक्ट को कितना दूर प्लेस किया जाए कि इमेज यहां पे बने वॉल में, और रियल एंड इन्वर्टेड बने, मतलब रियल इमेज बने। तो यू तो हमको नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन वी पता है हमको। वी क्या है, इमेज इधर ही बन रही है देखो, क्योंकि हमको पता है रियल इमेजेस सारी इस साइड बनती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, ये हम इमेज फॉर्मेशन से मतलब हमने किए थे, इमेज फॉर्मेशन में पता लगता है हमको। ठीक है, तो इस साइड सारी क्या है, रियल और वो इन्वर्टेड इमेजेस बनती है इधर इस साइड। तो यानी कि v इस डायरेक्शन में होगा, तो v को पॉजिटिव ले लेंगे बच्चों, प्लस का 12, तो v इतना है, f इतना है, u निकालना है आपको। तो आप क्या है, अभी कैलकुलेट करोगे कि v की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये 1, इसको 1/v को ले जाओ, तो -1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f, बताओ कितना है 10, माइनस 1/v कितना है 12, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है 60 है ना, तो इसको 6 से इंटू करो, इसको 6 से, और इसको 5 से, इसको 5 से, तो ये जगह 6 माइनस 5/60, 60 इज इक्वल टू -1/u, तो ये जाएगा -1/u इज इक्वल टू 1/60, उल्टा कर देंगे तो u कितना जाएगा, -60, u कितना आएगा, -60 आ गया बच्चों।